एक मिनट, मतलब अब हम अपने डिबेंचर्स को इक्विटी, प्रेफरेंस और नए डिबेंचर में कन्वर्ट करेंगे। बहुत ही अच्छा भाई, गुड 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 गुड। Do you think this is your time? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स, जिसके अंदर पहला रूल याद रखना, अगर कोई भी आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है तो, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है, कि वो डिबेंचर्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स और एनी अदर सिक्योरिटी डू नॉट नीड टू मेंटेन any amount of debenture redemption reserve or do not need to make any debenture redemption investment। ये दोनों चीजें उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो डिबेंचर्स दैट आर redeemable और कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर सिक्योरिटी। चलिए ठीक है, ये तो पता चल गया। दूसरी चीज जो याद रखने वाली है वो ये है कि डिबेंचर्स जो होते हैं वो कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी शेयर में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ दो ही तरीके से, पार और प्रीमियम। क्योंकि सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इक्विटी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं होने देता है। तो हां, आप इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हो पार पे, प्रीमियम पे, लेकिन डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करना चालू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से बेसिक क्वेश्चंस को किया जाता है। हां, एक और चीज, और वो ये है कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को दो पार्ट में करने वाले हैं। पहला पार्ट जो होगा वो हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर मैच्योरिटी, यानी मैच्योरिटी होने के बाद जो डिबेंचर्स को कन्वर्ट किया जाता है इक्विटी शेयर्स में। ये पहला टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे और बिफोर मैच्योरिटी वाला हम अपने आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। जो एप्पल इंक है उसने अपने 1200 10% डिबेंचर्स जो कि 100 रुपए के हिसाब से वैल्यू रखते हैं, उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया है किसमें? इक्विटी शेयर्स में, मैच्योरिटी के टाइम पे पार वैल्यू पे। मतलब 10 रुपए का इक्विटी शेयर है, 10 रुपए पे कन्वर्ट कर दिया, कोई प्रीमियम वाला खत्म कर दिया, लोचा नहीं है। क्या करें अब? चलिए क्वेश्चन चालू करते हैं। पहली एंट्री तो बड़ी सिंपल है, मैंने अपने डिबेंचर्स को डेबिट किया। क्यों? क्योंकि मैं इनको अब कन्वर्ट करने वाला हूं, या कुछ भी बोलो, कुछ ज्यादा नहीं सीखो, तो मैं इनको रिडीम करने वाला हूं। ये याद रख लो दिमाग में, बिकॉज ये डिबेंचर्स रिडीम होंगे यानी मार्केट में जीरो हो जाएंगे, कैंसिल आउट होके। इसलिए डिबेंचर्स जनरली लायबिलिटी होती है, मैं डेबिट साइड लेके गया और मैंने इनको कैंसिल आउट करने की कोशिश की। अब जब मैं डिबेंचर्स को कैंसिल आउट करूंगा तो मेरी कोई ना कोई तो लायबिलिटी ऐसी होगी जो राइज होगी, वो है डिबेंचर होल्डर्स की। दैट नाउ आई एम लायबल टू पे डिबेंचर होल्डर्स अमाउंट रुपीज 1,20,000। चलिए पेमेंट करते हैं। डिबेंचर होल्डर्स को क्या मैं कैश पेमेंट कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं। डिबेंचर होल्डर्स को मैं क्या दे रहा हूं? इक्विटी शेयर्स दे रहा हूं। तो मैं यहां पे लिखूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल 1,20,000 की। अब मेरे पास 1,20,000 के डिबेंचर थे जिनको मैंने 10 रुपए के इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, यानी मेरे पास 12,000 के इक्विटी शेयर्स हैं। तो नरेशन क्या आ जाएगा? बीइंग 12,000 इक्विटी शेयर्स इशूड एट द रेट ₹10 ईच टू द डिबेंचर होल्डर्स। खत्म कहानी। बस ये दो ही एंट्रीज होंगी। ये था बेसिक सा क्वेश्चन। जब डिबेंचर्स पार पे इशू हुए थे, रिडीम भी बेसिकली पार पे ही होने थे, और मैच्योरिटी के टाइम पे इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिए, जो कि वो भी पार पे है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, एक लेवल अप का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स लिमिटेड ने अपने 2000 डिबेंचर रिडीम कराने हैं भाई। 8% के डिबेंचर हैं, 100 रुपए ईच के डिबेंचर हैं। अब क्या करें? ये 2000 100 रुपए के हिसाब से जो डिबेंचर्स हैं ये रिडीम होंगे कुछ पर्टिकुलर टाइम बाद, हमें नहीं लेना देना कितने टाइम बाद, लेकिन जब रिडेम्पशन होगा तो ये कन्वर्ट होंगे इक्विटी शेयर 10 रुपए ईच के जो हैं उनके 25% प्रीमियम के साथ। भाई ठीक है, ज्यादा डिस्कस नहीं करते, पहले तो ये देख लेते हैं। 2000 डिबेंचर हैं, 100 रुपए के हिसाब से हैं, मतलब हिसाब किताब बनता है 2 लाख रुपए का। पहले हिसाब किताब दिखा दूं, उसके बाद इक्विटी शेयर में प्रीमियम पार जैसे करना है वैसे करते रहेंगे। ये मैंने पाप पुण्य का लेखा जोखा कर दिया। मतलब मेरे को मालूम है कि मेरे को 8% के डिबेंचर पे करने हैं, तो मैंने इनको डेबिट कर दिया और लायबिलिटी क्रिएट कर दी डिबेंचर होल्डर्स की तरफ कि मुझे डिबेंचर होल्डर्स को 2 लाख रुपए देने हैं। अब देखते हैं, मुझे डिबेंचर होल्डर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करके देने हैं उनके डिबेंचर। कैसे निकालूं मैं कि मैं कितने इक्विटी शेयर्स दूंगा? देखो भाई ध्यान से देखना, 2 लाख रुपए के मेरे पास डिबेंचर्स हैं। अब ये जो 2 लाख रुपए के डिबेंचर हैं ये मैं कन्वर्ट करने वाला हूं इक्विटी शेयर्स में। इक्विटी शेयर की पार वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। 10 रुपए 25% प्रीमियम पे, यानी कितना हुआ प्रीमियम? 2.5 रुपए का, यानी 2 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 12.5। मेरे जो इक्विटी शेयर निकाल के आएंगे वो आएंगे 16,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है भाई, चलो मेरे पास आ गए। मैं हमेशा जब भी इक्विटी शेयर्स निकालूंगा, गाना ठीक है नहीं का, मैं जब भी 16,000 ऐसे इक्विटी शेयर्स निकालने की कोशिश करूंगा तो मैं क्या करूंगा? ये जो 2 लाख रुपए है ना, इनको 10 रुपए
प्लस प्रीमियम वैल्यू करके निकालूंगा। अगर पार वैल्यू है तो पार वैल्यू से डिवाइड कर दो, नहीं है तो प्रीमियम ऐड करके देखो और तब पता चलेगा कि कितने इक्विटी शेयर आप इशू करने वाले हो। तो चलो भाई, ये तो पता चल गया। आपको मालूम होगा, आपने शेयर्स चैप्टर पढ़ा हुआ है, नहीं तो वीडियोस में देख लेना भाई कि 16,000 इक्विटी शेयर जो हैं वो इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा पार वैल्यू से जाएंगे। मतलब क्या हुआ, ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल है इसमें चला गया 1,60,000 रुपए, प्रीमियम पे इशू किए ना, तो हम लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितने हमारे पास शेयर्स हैं, 16,000 मल्टीप्लाइड बाय कर देते हैं, प्रीमियम कितने का है, 2.5 रुपए का है, तो कितना आ गया यहां पे 40,000 रुपए। नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 25% टू द डिबेंचर होल्डर्स। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एम लिमिटेड के 5,000 10% डिबेंचर्स हैं 100 रुपए के हिसाब से, और ये जब भी रिडीम होंगे 5% के प्रीमियम पे रिडीम होंगे। इशूड एट पार था, उससे तो लेना ही देना नहीं है, ये लेना देना है कि ये रिडीम होने वाले हैं 5% के प्रीमियम पे। अब देखो भाई, ये इक्विटी में कन्वर्ट हो, इंसान में कन्वर्ट हो, हमें उससे लेना देना सेकंड एंट्री में होगा। पहले तो ये हिसाब लगा लो कि ये एक्चुअल में जो डिबेंचर्स हैं इनका पेमेंट कितना होना है। 5,000 के 100 रुपए के हिसाब से डिबेंचर है, 5% के प्रीमियम पे रीपेबल है, यानी रिडम्पशन जो है 5% प्रीमियम पे है। तो पहले तो निकाल लेते हैं हिसाब कितना है। देखो भाई, मैंने हमेशा बताया, फिर वही इतना ज्यादा बार बार नहीं बोलूंगा, 10% डिबेंचर जो है मुझे मालूम है कि इसके अंदर हमेशा पार वैल्यू आती है। गाना क्यों गाने लगता हूं मैं। हाँ, तो क्या हुआ, 10% डिबेंचर्स के अंदर ये जो 5 लाख रुपए आया है, ये क्या है, ये वो पैसा है जो आपको डिबेंचर होल्डर्स को पार वैल्यू के हिसाब से पे करना पड़ता है। 5,000 डिबेंचर है, 100 रुपए के हिसाब से है, यानी 5 लाख रुपए पे करने, लेकिन क्या है 5% के प्रीमियम पे पेबल है। तो अगर मैं 100 रुपए का 5% निकालता हूं तो 5 रुपए आता है, 5 रुपए का प्रीमियम है, 5 रुपए का प्रीमियम है 5,000 डिबेंचर्स पे, 5 रुपए 5,000 25,000 आ जाता है। 5 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 5,000 डिबेंचर्स अंग्रेजी में बोला जाए तो। फिर क्या हुआ, डिबेंचर होल्डर्स को नेट पेमेंट कितना करना है, 5,25,000 का, मतलब 5,25,000 का टोटल पेमेंट आपको डिबेंचर होल्डर्स को करना है। तो चलिए उनको पेमेंट करते हैं। अब आप इक्विटी शेयर्स पार पे इशू कर रहे हो तो ज्यादा प्रॉब्लम है ही नहीं। कैसे निकाले मैंने इक्विटी शेयर्स या कितने इशू किए यहां तो पता नहीं चल रहा, क्योंकि मैं उसको तो नरेशन में लिखूंगा, और मैं बड़ा आलसी, मेरे को नरेशन नहीं लिखना, क्योंकि जैसे तुमको नहीं लिखना होता वैसे मेरे को भी नहीं लिखना होता। लेकिन हाँ, मैं आपको इक्विटी शेयर जरूर निकाल के बता देता हूं। 5,25,000 का टोटल पेमेंट करना है, उसके लिए इक्विटी शेयर कितने का इशू करके दे रहे हो, सिर्फ 10 रुपए का। तो कितने आपके इक्विटी शेयर्स आ गए, 52,500 इक्विटी शेयर्स आ गए आप। जब भी नरेशन लिखोगे तो नरेशन क्या लिखोगे कि भाई बीइंग 52,500 इक्विटी शेयर्स इशूड टू द डिबेंचर होल्डर्स एट पार। Oh no! तो भाई हमने यहां पे लिख दिया कि हमारा जो रिडम्पशन होने वाला है वो 20,000 डिबेंचर्स का होने वाला है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने बोला है रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। अब 100 रुपए का 10% कितना होता है, 10 रुपए, वो 10 रुपए 200 डिबेंचर के हिसाब से बन जाता है, प्रीमियम टोटल 2,000 रुपए का। लिख दिया ये 2,000 रुपए। अब क्या करें, सेकेंड एंट्री करते हैं इनको इक्विटी शेयर इशू करने वाली। तो क्या होगा, देखो भाई सीधी सी बात है, हम डिबेंचर होल्डर्स को कर रहे हैं 22,000 का पेमेंट। हमें यह निकालना पड़ेगा कि हमने इसके लिए इक्विटी शेयर कितने इशू किए। तो 22,000 का पेमेंट करना था, 22,000 के लिए हमने 100 रुपए के इक्विटी शेयर्स को हमने 25% के प्रीमियम पे इशू किया, मतलब 125 में किया। काट दो, कितने इक्विटी शेयर्स आते हैं, 176 इक्विटी शेयर्स। अब ये जो 176 इक्विटी शेयर्स आ गए, ये 100 रुपए की पार वैल्यू के हिसाब से आ जाएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में, मतलब 17,600 रुपए यहां आ गए, किसमें, इक्विटी शेयर में। अब 176 इक्विटी शेयर्स का 25 रुपए के हिसाब से प्रीमियम कितना बनता है, 4,400 रुपए का, वो आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। मतलब हमने क्या कर लिया, यहां पे हमने दिखा दिया कि यार हमने 22,000 के लिए इक्विटी शेयर इशू किए, और कैसे किए, हमने अमाउंट लिया अपॉन 100 रुपए का इक्विटी शेयर इशू करने का प्लान था, 25 रुपए के प्रीमियम के साथ 125 से डिवाइड किया, ये आ गए 176 इक्विटी शेयर्स। ये हमने मार्केट में इशू कर दिए उन डिबेंचर होल्डर्स को जिनको पेमेंट करना था। 17,600 हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या गया, कैसे गया, 176 मल्टीप्लाइड बाय 100 रुपीज, और बाकी हमारा प्रीमियम था 25 रुपए का, तो 176 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 25 रुपीज कम्स एज 4,400। ये हमारा पेमेंट हो गया। हमने इस क्वेश्चन को दो पार्ट में किया। पहला पार्ट जिसमें हमने ये देखा कि प्रीमियम के साथ जब रिडेम्पशन है तो टोटल हमें डिबेंचर होल्डर्स को कितना पैसा देना है। जब पता चल गया तो इक्विटी शेयर्स को तुम भाई इंसानों में इशू करो, जो भी करना है करो, लेकिन हमें पता चल जाएगा कि फाइनल वैल्यू कैसे आएगी। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है एट द एंड ऑफ द डे फिल्म एंड हो जाती है 22,000 रुपए के पेमेंट के साथ। तो पैनिक मत करो, एक पार्ट पहले कर लो और दूसरा पार्ट आराम से हो जाएगा। तो हमने यहां पे क्या करा, ये पर्टिकुलर कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स का
आफ्टर मैच्योरिटी पीरियड वाला क्वेश्चन जो भी था जैसा भी था सारे निपटा लिए। अब हमारा एक टॉपिक बचता है जो कि है बिफोर मैच्योरिटी, जो थोड़ा सा हायर ऑर्डर की तरफ है, तो उसको हम अपने आने वाली वीडियोस में करेंगे। तब तक के लिए कीप रॉकिंग, कीप लर्निंग। धन्यवाद। If you dislike our videos, hit the dislike button. But if you like our videos, hit the like button. Subscribe to our channel to get all the latest updates and what is trending in commercepapa.in. If you have any suggestions, feedback, queries, do comment down below to let us know. And yes, at the end, notification वाला घंटा बजाना मत भूलना। धन्यवाद। So come and get it.